यानी अजीब बात है कि एक ज़माने में सबसे बड़ी स्टेट जो थी, अब हमें स्टेट फूड की भीख मानना पड़ रही है। जब वो कह रहे हैं हम स्टेट देंगे, तो फिर दें। मैं ही तो दरबार का प्रतीक हूँ, मेरी तो मुँह होती थी क्या दरबार दरबार। अगर एक तरीके से देखा जाए तो अब दरबार नहीं, मैं तो दरबार हूँ, दरबार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर दरबार नहीं रहा तो दरबार मूव का क्या मकसद है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और फार्मूला आया है, वो इन 6 ज़िलों की एक और डिवीज़न जो है बना। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। ये किसने कहा? मैंने तो कभी सुना नहीं। तुम्हारा आइडिया तो नहीं है। ये कहाँ से निकाला तुमने ये आइडिया? तो ऐसा तो नहीं है कि हो नहीं सकता। जम्मू स्टेट हो भी सकती है किसी न किसी वक्त आगे, अगर हालात ऐसे बने। पहली बार जम्मू का एक चीफ मिनिस्टर बन रहा है, आप कैसे उसको डिनाई करें? पूछ लो गुलाम नबी से। आदाब। जम्मू कश्मीर की तारीख और जम्मू कश्मीर रियासत की शक्ल में जब वजूद में आया, जिस एक ख़ानदान ने उसमें कलीदी किरदार अदा किया, वो थी रॉयल डोगरा डायनास्टी जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान तक था और इन बाउंड्रीज को कंसोलिडेट करने का काम जो है वो इसी ख़ानदान के दौर में हुआ। तारीख ने पलटी खाई 1947 के बाद, जब मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क आज़ाद होने के बाद इसी ख़ानदान के एक चश्मचराग एक लंबे वक्त तक सदर रियासत रहे और उसके बाद उन्हीं को ये शर्फ मिला कि वो पहले गवर्नर जम्मू कश्मीर के बने। यानी तारीख को अपनी आंखों से देखा है और आज तारीख के एक ऐसे मोड़ पर हम हैं जहां जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा इस वक्त नहीं, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके पाकिस्तान के कब्जे में है। ये एक वक्त में जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा हुआ करते थे। इस तारीख के मोड़ पर इस खानदान के उस फर्द को जिसने हिंदुस्तान की सियासत में जो लगातार पिछले, अगर मैं कुल मिलाकर कहूं तो 70 साल से लगातार हिंदुस्तान की सियासत में किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रूप में है। पिछले दिनों हमने उन्हें वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने भगवत गीता को लेकर बहुत कुछ कहते हुए सुना। बड़ी खूबसूरत बातें थी और बातें आपके दिल को छूने वाली थी। लेकिन आज मोड़ ये है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग ली, उसमें जम्मू कश्मीर के कुछ सियासी जमातों ने शिरकत की और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। तो तारीख के इस मोड़ पर इस ख़ानदान से बात न की जाए और ये ना जाना जाए कि वो क्या समझते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ अभी तक हुआ, तो ये तारीख मुकम्मल नहीं होगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर करण सिंह। मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहब और कोई तारुफ देने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तारीख के हम उस मोड़ पर हैं जहाँ आपके ख़ानदान ने जिस रियासत को लखनपुर से गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू तक स्ट्रेच किया था, वो रियासत अब 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बट गई है। एक लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर है। पहले तो ये जो तारीख का मोड़ आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने ठीक कहा कि हमारे पूर्वजों ने ये रियासत बनाई थी। ये अंग्रेज़ों के वक्त जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी रियासत थी, 84,000 मुरब्बा मील थी। हैदराबाद उससे 82,000 थी, हमारी सबसे बड़ी रियासत। और जैसे आपने कहा कंडी से लेके गिलगित बल्तिस्तान जो करीब करीब रूस का बनना लगता है, और फिर लद्दाख जो तिब्बत का बनना लगता है, चीन का बनना लगता है, पीओके जो पाकिस्तान का बनना लगता है अब। तो ये सब एक बड़ा कारनामा हुआ। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, इस रियासत को इकट्ठा करने का जो शौर्य है वो अभी तक डोगरा फौज को नहीं मिला, डोगरों को नहीं मिला। लोग समझते जम्मू कश्मीर हमारा है, लेकिन बना कैसे जम्मू कश्मीर? कितनी कुर्बानियाँ दी डोगरा फौज ने, कहाँ जाके लड़ाइयाँ लड़ी, जहाँ आज तक भी पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ जाके 15-16 हज़ार फुट के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी, लद्दाख में लड़ी, गिलगित में लड़ी। कितनी लोगों ने अपने वहाँ ज़िंदगी, जनरल जोरावर सिंह जैसे एक दुनिया में माने हुए जर्नैल थे,
वो भी वहाँ अल्टीमेटली उन्होंने अपनी जान दे दी। तो डोगराज ने जो डोगरा फौज थी कहाँ की थी, जम्मू की कंडियों की, जम्मू की खित्ते की थी और हिमाचल की भी थी। जोरावर सिंह बिलफर्स हिमाचल के थे ओरिजिनली। तो ये डोगरा फौज जो थी, ये डोगरा फौज ने जो कारनामे किए हैं उनके बारे में बहुत कम जिक्र आता है। महाराणा प्रताप लड़े, बहुत अच्छा लड़े, छत्रपति शिवाजी लड़े, बहुत अच्छे लड़े, लेकिन हम केवल लड़े नहीं, हमने तो भारतवर्ष की सीमाओं को बढ़ाया, एक्सटेंड किया। ये हज़ारों मुरब्बा मील जो है भारत की भूमि को बढ़ाया। पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ रिकॉर्ड के लिए कि अगर आप हिस्ट्रियाँ देखें, अपने जम्मू कश्मीर की रियासत की भी टेक्स्ट बुक देखें, उसमें डोगरों ने जो कारनामे किए उसके बारे में जिक्र नहीं है। तो पहली बात तो ये कि हमें हिस्ट्री अपनी ठीक समझनी चाहिए। तो रियासत बनी कैसे और कितनी कुर्बानियाँ दे के बनी, ये पहली बात है। बनी महाराजा गुलाब सिंह जी के वक्त समय, महाराजा रणबीर सिंह के वक्त कंसोलिडेट हुई। अब जैसे आपने कहा 47 में जो भयंकर हालात हुए, उसमें से आधी रियासत हमारे हाथ से चली गई, गिलगित बल्तिस्तान और POJ के जिसे कहते हैं वो, आधी रह गई थी। और अगस्त 5, 2020 में जो एक क्या कहूँ मैं, बहुत एक ज़बरदस्त झटका लगा, तो जो बाकी रियासत बची थी वो भी टूट गई। ये यानी ये हालात बदलते रहते हैं, तो ऐसा हो रहा है कभी कभी। और अब जैसे आपने कहा, हम स्टेट भी नहीं हैं, हम यूनियन टेरिटरी हैं। यानी अजीब बात है कि एक ज़माने में सबसे बड़ी स्टेट जो थी, अब हमें स्टेटहुड की भीख मानना पड़ रही है। बड़ी अजीब बात है। हिस्ट्री का दौर कैसा आता है, इतिहास का दौर। तो इस सारे सिलसिले में उसके 5 अगस्त के बाद जो हालात थे, उस वक्त तो बिल्कुल जितनी सियासी गुफ्तगू थी बिल्कुल बंद हो गई थी। कई लोग जेल में थे, डिटेंशन में थे, कोई लीडर कोई बाहर नहीं था, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी। ये जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि जो बातचीत का रास्ता है वो फिर से खुल गया। देखिए, बगैर बातचीत के कोई मसला हल नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मैं इस पर आऊँगा, लेकिन आपसे जैसे मैंने अब जम्मू कश्मीर की तारीख़ की बात की, एक सवाल बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि आज के जो हालात हैं उनमें इस चीज़ को आपसे समझना चाहूँगा। डोगरों की अगर बात की जाए तो मजहबन हिंदू थे, नहीं, जो मुसलमान भी थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, जो मैं डोगरा जिस डायनेस्टी की, मैं आपके ख़ानदान की, खानवादे की बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो हुक्मरान तबका था और जो आप जिन पर आप हुकूमत कर रहे थे, वो बहुत बड़ी अक्सरियत जो थी वो मुसलमानों की थी। लेकिन अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं तो कोई बड़ी रेबिलियन या कोई बहुत बड़ी बगावत हुई हो, ऐसा कहीं 100 साल पूरा राज किया हमने। 1846 में महाराजा गुलाब सिंह जी ने रियासत कायम की और 1947 में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेशन के बाद रियासत एक तरीके से ख़त्म हो गई। तो ये भी एक चमत्कार, जैसे आप ठीक कह रहे हो कि डोगराज ने केवल रियासत बनाई नहीं, 100 साल राज भी किया। और आप देखेंगे कि कोई ऐसी, यानी मुझे तो कम कम कोई ऐसी विरोधात्मक बात नहीं लगती थी। बीच में थोड़ा सा शेख अब्दुल्ला ने कोशिश की थी भड़काने की, लेकिन मुझे एक बात याद आती है, आपने कहा कि मुँह मुक़द्दस गायब हो गए और मैं एकदम दिल्ली से आया और मैं वहाँ चला गया हजरतबल में। सब कहने लगे, मैंने कहा पुलिस वालों को नहीं पूछूंगा मैं क्या। जो ही मैं गया, हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया, हमारा राजा आ गया, ऐसे लोगों ने कहा। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। इत्तेफाक से मैंने दुआ की, शाम को दूसरे दिन वो मिल गए। तो मेरा कहने का मतलब है कोई एंटी डोगरा सेंटिमेंट मुझे दिखी नहीं उस वक्त भी। इसलिए वो तो शेख अब्दुल्ला ने एक बनाई, उभारी उन्होंने, कुछ हद तक कामयाब हुए, कुछ हद तक कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये जो आपने बात कही 100 साल डोगरा रूल, इसके बारे में हम हिस्ट्रियाँ लिखवा रहे हैं। हमारा रिसर्च सेंटर भी है एक जम्मू में, वो भी हिस्ट्री लिख रही है, और भी लोग हिस्ट्री लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को अब हम लोगों के सामने रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, महाराजा हरि सिंह को लेकर, आपके पिताजी को लेकर एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब हम जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म्स पर नज़र दौड़ाते हैं तो बेइंतहा रिफॉर्म्स हमें नज़र आते हैं जो महाराजा हरि सिंह के दौर में, उनके वक्त में रिफॉर्म्स वहाँ पर हुए हैं।
मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या वजह है कि तारीख में जो रिफॉर्म्स वाला काम उन्होंने किया, जो और उनके किचन को लेकर, उनके खानसामाओं को लेकर जो कुछ तारीख में रकम किया गया है, जो कुछ तारीख का हिस्सा बन चुका है, उन तमाम चीज़ों पर जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो आप ये पूछने पर मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर करण सिंह से कि आखिरकार उन्हें जम्मू कश्मीर की इस तारीख में एक विलन बनाकर जो है वो पेश क्यों किया जाता रहा। आज भी हम, जैसे आपने खुद कहा कि आप अगर तारीख की किताबें उठाते हैं तो महाराजा हरि सिंह का कोई जिक्र नहीं मिलता। छुट्टी चाहिए महाराजा हरि सिंह के नाम पर तो आप छुट्टी के लिए वहाँ पर अगर लड़ाई लड़ते हैं या आप कहते हैं कि चलिए इस दिन को एक एक अहमियत का हामिल दिन कहिए, तो वो तमाम चीज़ें देखने को नहीं मिलती। क्या वजह मानते हैं आप? बहुत ही दुर्भाग्य है ये, क्योंकि पिताजी ने, जैसे आपने कहा, बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म किए और जो स्टेट सब्जेक्ट बनाया जिसके बारे में कहा गया कि इतने बड़ी भारी नुकसान हुआ लोगों को, नुकसान कोई नहीं हुआ। उन्होंने तो नौकरियां और ज़मीन बचाने के लिए कानून बनाए थे जो 370 और 35A में दाखिल की गए थे। आइडिया ये था कि बाहर के लोग, पंजाब के लोग, दूसरे के लोग बहुत धनवान थे, कश्मीरी जो थे लोग मुकाबलतन उन बहुत गरीब थे, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं तो लोग आके सब खरीदेंगे। इसलिए आप देखिए कश्मीर में कोई लैंडलेस लेबर नहीं है, हर एक के पास अपनी अपनी ज़मीन है। तो अगर कोई आके बाहर से ख़रीद लेता तो मुसीबत हो जानी थी। तो उन्होंने ये जो कानून बनाए थे लोगों को बचाने के लिए बनाए थे, लोगों को तंग करने के लिए नहीं बनाए थे। जैसे आपने कहा, बहुत ही दुर्भाग्य है कि उनका जो 1910 में वो ताजपोशी हुई, उनकी गद्दे नशीन हुए, और उन्होंने जो किया उनकी उसकी कोई कदर नहीं है। सिर्फ बाद में उनको बताया गया देखो जी ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। ये भी ठीक है, ये जो मैंने कहा हिस्ट्री ठीक करनी है, उसमें महाराजा गुलाब सिंह जी से लेके महाराजा हरि सिंह तक सबकी हिस्ट्रियाँ जो है ठीक होनी चाहिए। आपको लगता है कि हिस्ट्री को मसख किया गया है, उसके अंदर जो, इसमें कोई शक नहीं है। क्या वजूहात मानते हैं इसके? लोगों के खिलाफ हो गए और उन्होंने सोचा कि शेख अब्दुल्ला मेन थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए डोगर्स को डाउन करो, और वो सारा जो माहौल उस वक्त बना हुआ था वो माहौल एंटी मोनर्की था। ठीक है, मोनर्की तो यूं भी ख़त्म हो रही थी, सारे हिंदुस्तान में ख़त्म हो गई, केवल सिर्फ हमारी रियासत में थोड़ी ख़त्म हुई। 500 रियासतें थी, वो कहाँ गई? जाना तो सभी को था, लेकिन हमारे यहाँ शेख अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ा जलसा बनाया कि हम शख्सी रूल से अब मुक्त हुए। बड़े उन्होंने चिराग वगैरह लगाए कश्मीर में, बड़ा भारी। ये जो बातें उन्होंने की ना, इसमें डोगरों को और भी तकलीफ़ हुई। तो इसलिए एंटी डोगरा एटीट्यूड जो लेखक हैं हिस्ट्री, कुछ तो सिख लेखक हैं जो गलत समझते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी ने कोई सिखों को कभी नहीं किया। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी जिंदा थे तब तक वो बिल्कुल उनके साथ रहे, लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने अपने, और उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो और दूसरे अंग्रेज़ जो उन्होंने भी लिखा वो भी खिलाफ लिखा। तो अब हम हिस्ट्री फिर से लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कोशिश की? हाँ, पूरी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और अहम बात जो है तारीख से ही जुड़ी हुई बात है, वो ये है कि डॉक्टर साहब आपके पिताजी महाराजा हरि सिंह जो है, जब जम्मू कश्मीर से 1947 में वो निकले और बॉम्बे चले गए, उसके बाद वो कभी दोबारा अपनी उस रियासत में वापस नहीं आए। कभी दोबारा उस रियासत को, जिसको उन्हें अपने दौर में, अपने वक्त में, जहाँ इतने सारे रिफॉर्म्स उन्हें लाए, आज हम जम्मू कश्मीर बैंक की बात करते हैं वो उनकी देन है, आज हम हॉस्पिटल की बात करते हैं वो उनकी देन है, कई और चीज़ें हैं। और तारीख में मैंने बहुत सारे लोगों से मेरा फोटोग्राफ लोगों ने दिखाए कि ये देखिए ये महाराजा हरि सिंह है तो ये हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में आए हैं, ये महाराजा हरि सिंह है तो फलां हल चला रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप किसको मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं जिसने हालात इस तरह के पैदा किए कि महाराजा हरि सिंह दोबारा कभी जम्मू कश्मीर वापस नहीं आए? पहली बार जब वो बाहर गए तो वो हालात तो शेख अब्दुल्ला ने बनाए। वो 1949 में, 47 में नहीं, 49 में। मैं इत्तेफाक से 1948 में अमेरिका चला गया था इलाज के लिए, तो मैं यहाँ था नहीं। और जब मैं वापस आया तो उस वक्त तक शेख साहब की और बापूजी की इतनी सख्त आपस में टेंशन हो गई थी कि भारत सरकार ने फिर कहा, और उस वक्त का प्लेबिसाइट की बात थी। देखिए अब तो प्लेबिसाइट लोग कहते हैं कि यार कुछ नहीं, उस समय तो बिल्कुल बात सर पे थी। आप जानते नहीं है शायद कि प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर भी पैदा भी हो चुका था।
उन्हें भी अपॉइंट कर दिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो चुका था एडमिरल चेस्टर निमिट्स यूएस आर्मी के, तो वहाँ तक बात पहुँच गई थी। तो प्लेबिसाइट किसने जीतना था हमारे लिए? शेख अब्दुल्ला ने। तो शेख अब्दुल्ला के हाथ में वो थी, तो उन्होंने कहा जी जब तक हरि सिंह यहाँ स्टेट में है मैं नहीं जीत सकता। उन्होंने वो करके वो कार्ड इस्तेमाल करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि इनसे कहिए बाहर रहे। तो पहले तो उन्होंने कहा जी मार साहब आप अगर 6 महीने के लिए बाहर चले जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर वो 6 महीने कभी ख़त्म नहीं हुए और 1961 में उनकी अस्थियां लेके ही मैं वापस आया, वो स्वयं नहीं आए। तो उसके बाद उनको जाने नहीं दिया गया वो, या वो खुद ही नहीं गए कि मुझे नहीं? उसके बाद कोई ख़ास उन्होंने भी कोशिश नहीं की, आइडिया था कुछ, लेकिन भारत सरकार उसके खिलाफ थी तो ऐसी बात बनी नहीं। अच्छा, फिर वो बात बनी नहीं। डॉक्टर साहब, अब ये तो तारीख सारी की सारी थी, इस तारीख से जब थोड़ा सा हम बाहर आते हैं तो 1947 के बाद 1952 में आप जो हैं प्रेसिडेंट बनते हैं जम्मू कश्मीर के, और लगभग 13 साल तक आप प्रेसिडेंट रहते हैं, फिर 2 साल आप गवर्नर भी जम्मू कश्मीर के रहे। डॉक्टर साहब, क्या कभी आपको एज प्रेसिडेंट, एज गवर्नर ये महसूस हुआ कि आप जम्मू कश्मीर में वही हैसियत रखते हैं, वही आपकी इम्पोर्टेंस है जो इम्पोर्टेंस सिंधिया फैमिली के राजस्थान में या बाकी जो रजवाड़े थे, से आज भी आप सिंधिया फैमिली को देखेंगे तो राजस्थान में बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या आपको इन सालों में कभी ये महसूस हुआ कि आप हैं तो राष्ट्रपति लेकिन आप अहमियत रखते हैं बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर? इसीलिए तो मैं सियासत में गया। ये आप जो कह रहे हैं, जो सदर रियासत में रहा उसके बाद गवर्नर रहा, उन सब दिनों में मैंने बहुत दौरे किए इलाकों के, ख़ास तौर पर जम्मू आपके डोडा वगैरह के, किश्तवाड़ के, अगर आप पूछ लीजिए पुराने, तो मुझे लगा कि अब सियासत में मुझे आना चाहिए। नहीं तो मैं रह सकता था सदर रियासत सारी उम्र, मुझे कहा भी गया था, मैंने कहा नहीं, मैं नए भारत में कुछ ना कुछ योगदान देना चाहता हूँ, वो मैं महज गवर्नर की कुर्सी पे बैठ के नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए तो मैंने गवर्नरी से इस्तीफा दे के और राजनीति में आया, अपनी अहमियत के कारण। लेकिन क्या वजह डॉक्टर साहब कि जैसे मैंने आपको कहा कि सिंधिया खानदान या बहुत सारे और रजवाड़े, हम भी देख 4 बार जीते हम इलेक्शन, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने किया ही कुछ नहीं। 4 बार इलेक्शन हम जीते, इंदिरा जी के वक्त भी जीते, उनके खिलाफ भी जीते, सब जीते, बड़ा कारनामा किया। 5वीं बार भी जीत जाना था, गलती से मैंने वो डोडा छोड़ के, उधमपुर छोड़ के और जम्मू आ गया। तो काफ़ी मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा, 18 वर्ष MP रहा, सेंटर में मिनिस्टर रहा 10 साल इंदिरा गांधी के साथ। तो अहमियत, और क्या अहमियत चाहते हो तुम? मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब एक बात ये कर रहा हूँ कि मैंने उस टेबल के बारे में सुना है, यही जम्मू की गलियों से सुना है, वज़ीर साहब के ख़ानदान में जो खानवादे में मुलाकात करने का मौका मिला, उन्होंने कहा वो एक टेबल सजता था, उसके ऊपर होम मिनिस्टर बैठा होता था, बाकी तमाम लोग बैठे होते थे। वो भी एक दौर था, वो भी एक वक्त था। और उस दौर के बाद आप सियासत में तो बड़े एक्टिव रहे और आपने सियासत भी जम्मू कश्मीर में की, लेकिन वो जो सेंट्रल फिगर सियासत का जो है वो अक्सर व बेशतर कश्मीर में रहा, चाहे वो शेख अब्दुल्ला थे, उनके बाद उनके बेटे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अक्सरियत कश्मीरों की है ना, कश्मीरियों की, जाहिर है अक्सरियत जहाँ है वहीं ज़्यादा सियासी ताकत होगी। तो आप करीब करीब कश्मीरी ही बने सब। एक हमारे गुलाम नबी बने जम्मू से, वो भी मैं बीच में मैंने अड़ा दिया पैर, वो भी उस वक्त भी कुछ गड़बड़ हो रही थी, मैं वर्किंग कमेटी में था, मैंने कहा नहीं हर सूरत में बनाना है इनको, अगर इनको आपने नहीं बनाया एक तो पार्टी हमारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मुफ्ती के साथ हमारा मुआहदा था 3 साल वो करेंगे, 3 साल हम करेंगे, तो हमारी ज़्यादा सीटें थी, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा मुझे पहले थी, हमने कहा ठीक। अब जब 3 साल ख़त्म हुए जुनैद, तो इंट्रीग शुरू हुई कि इनको और 3 साल दिया जाए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किन किन किया क्या किया, कि वर्किंग कमेटी में जब आया किसी मैं बड़ा सख्त अड़ गया। हालांकि वो इंदिरा जी और वो मनमोहन सिंह दोनों स्टंट हो गए। मैंने कहा देखिए सोनिया गांधी, बस देर इंदिरा जी की मैं कैबिनेट की बात पहले कर रहा हूँ। तो मैंने कहा देखिए अगर आपने नहीं इनको बनाया 2 बातें होंगी, एक तो लोग कहेंगे पर हम वोट क्यों दें कांग्रेस को, अगर उन्हीं को दे रहे तो उन्हीं को वोट दें। दूसरा मैंने कहा जम्मू आप हमेशा के लिए राइट ऑफ कर दो, पहली बार जम्मू का एक चीफ मिनिस्टर बन रहा है, आप कैसे उसको डिनाई करें। पूछ लो गुलाम नबी से, उसको सारा पता, वो भी उस कमेटी मीटिंग में बैठे थे। तो
मगर गर्जे की जो आपने बात कही, अक्सरियत क्योंकि कश्मीरियों की थी, इसलिए ज़्यादातर कश्मीरी ही रहे बरसर इक़्तिदार। डॉक्टर साहब, जम्मू कांग्रेस का जो वर्किंग कल्चर है, उस वर्किंग कल्चर की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर करण सिंह भी एक वज़ीर आला के तौर पर जम्मू कश्मीर में आ सकते थे, डॉक्टर साहब नहीं, विक्रमादित्य सिंह आ सकते थे, अजात शत्रु सिंह आ सकते थे। किस हैसियत में आते हम? चीफ मिनिस्टर बन के? मैं आपकी बात तो चीफ मिनिस्टर की नहीं कर रहा, आप तो सदर रियासत रह चुके हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ विक्रमादित्य सिंह। वो कैसे, वो तो अभी अभी शुरू की है पॉलिटिक्स उन्होंने, वो कैसे बनेंगे चीफ मिनिस्टर? लेकिन क्या डॉक्टर साहब इस चीज़ पर आप को अफसोस होता है कि सियासत जो है, जो मैंने आपको जैसे कहा कि 47 तक हाकिम जो हैं वो किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूमत एक बहुत बड़े तबके पर करते हैं जो एक दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। 47 के बाद पासा पलटता है, हुकूमत किसी और के पास आती है, और आज 2021 है। बड़ी बेबाकी से ये सवाल पूछ रहा हूँ, हमने कभी किसी डोगरे को या कभी किसी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी जम्मू वाले को जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला बनते हुए नहीं देखा। जाहिर है, कैसे देखते? जब कश्मीरियों की अक्सरियत है और कश्मीर में सीटें ज़्यादा हैं, तो जम्मू का चीफ मिनिस्टर कैसे बनेगा? मुमकिन नहीं है, संभव नहीं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, मैं थोड़ा तारीख का मुताला कर रहा था तो वहाँ कहीं पर मैंने पढ़ा कि एक वक्त वो भी था जब आप ये कहते थे कि जम्मू को जो है मुकम्मल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और हिमाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट इसके साथ होने चाहिए। बहुत पहले कहा था मैंने, उसकी 1964 में कहा था, बताइए 64 में। उस वक्त मैंने कहा, क्योंकि चलो उस वक्त जो बात मैंने कही बहुत सब मेरे ख़िलाफ़ हो गए, बहुत मुखालफत हुई हर खित्ते से, लेकिन बातें जो मेरे दिल में थी कह दी। अब हालात जो बने हैं, अब नए हालात बने हैं। एक तो हम रियासत से लेके डिमोट हो गए यूनियन टेरिटरी। तो जो पहला आपने सवाल पूछा था, अब आप इतिहास पे चले गए कि ये जो मीटिंग हुई थी इसके बारे में मेरा क्या ख्याल है, उसका मैं जवाब दे ही रहा था जब आप चले नहीं। पहले मैं ये जानना चाहूँगा स्टेटहुड को लेकर। स्टेटहुड के वही कह रहा हूँ कि अच्छी हुई मीटिंग, मैंने सुना लोगों ने काफ़ी खुल के बोले, प्रधानमंत्री सुनते रहे। अब आगे नक्शा क्या बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सियासत शुरू करनी हो और वो भी डेमोक्रेटिक सियासत शुरू करनी हो तो इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं। अब इलेक्शंस होने से पहले डिलिमिटेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें बदल गई हैं। बिलफर्ज जो 3 लाख हमारे सियालकोट वाले रेफ्यूजीज़ थे जिनको वोट नहीं था, जिनको अब वोट मिल गया है, उनको भी कहीं ना कहीं डालना है। हो सकता है गुजरों के लिए कोई शेड्यूल ट्राइब की वोट बन जाए, हो सकता है कोई कश्मीरी पंडितों के लिए बन जाए। क्या 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 कर सकते हैं, मतलब सोचा जा सकता है, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले तो ऐसा डिलिमिटेशन कमीशन कर सकती है। तो पहला काम तो डिलिमिटेशन है। अब वो डिलिमिटेशन कमीशन कब तक वो काम अपना करेगी नहीं करेगी ये देखने की बात है। जल्दी भी कर सकती है, 1.5 साल भी लगा सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो करती है। इस समय गई हुई है क्या वो? हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन आज से ही काम शुरू। उनका क्या ख्याल है, क्या उनका? मुझे तो ये लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करेगा, तमाम लोगों से सारी बातें सुनेगा। लेकिन मैं आपसे ये डॉक्टर साहब जानना चाहता हूँ कि स्टेटहुड को लेकर, जम्मू की स्टेट में मेरी बात ख़त्म नहीं हुई ना बेजुने, तुम बहुत जल्दी में हो, नौजवान है ना, ज़रा थोड़ा सा तदब्बर करो। ऐसा है कि पहली बात मैंने कहा डिलिमिटेशन होनी चाहिए। दूसरी बात जो मेरे जहन में है वो ये है कि इलेक्शन से पहले हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो यूनियन टेरिटरी की हैसियत में क्यों लड़ें, हम स्टेट की हैसियत में लड़ें। जब वो कह रहे हैं हम स्टेट देंगे तो फिर दें, यानी दें भाई, जैसे मैंने कहा हमारा हक है, हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे हैं जो नाजायज़ है। और मुझे लगता है ये हक, ये सब कश्मीरियों के भी यही है, डोगर्स के भी यही है, सबका यही है कि भाई स्टेटहुड मिलनी चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड से जो हमें कम कर दिया थे वो किसी के गले से उतरी नहीं है। तो डिलिमिटेशन हो, उसके बाद स्टेटहुड हो, उसके बाद इलेक्शन हो। तो क्या डॉक्टर साहब, अब आप ये मतलब क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू को जो स्टेटहुड के लिए बात की जा रही है, जम्मू मुक्ति मोर्चा भी एक वक्त में बना था, इस वक्त भी कुछ एक जो है सियासी जमातें वहाँ पर नई उभरी हैं जो जम्मू की स्टेटहुड की बात कर रही हैं,
तो क्या आप इसको मानते हैं कि स्टेटहुड अभी भी एक ऑप्शन है जम्मू के लिए, या अब आपको लगता है कि तारीख इतनी नहीं, थियोरेटिकल ऑप्शन तो है। जैसे कितना सियासत कितनी बदल गई है, हमें क्या ख्याल भी कभी नहीं हो सकता था कि हमारे यूनियन टेरिटरी बन जाएंगे हम। तो ऐसा तो नहीं है कि हो नहीं सकता। जम्मू स्टेट हो भी सकती है किसी न किसी वक्त आगे, अगर हालात ऐसे बने। लेकिन फिलहाल इस वक्त मुझे लगता है कि वो होना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन कोई बैलेंस्ड भी हो। अगर जम्मू अलग हो गया तो फिर एक पूरा एक खिता अलग हो जाता है, तो वो कोई मानने वाला इस समय है नहीं। लेकिन होगा या नहीं होगा भविष्य में क्या कह सकता है, मैं रूल आउट नहीं करूँगा। आपको लगता है वो भी मुमकिनात में से मुमकिन है किसी वक्त, अगर हालात और बदले, इतने बदल गए हैं तो क्या पता आगे क्या होगा, लेकिन इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं। डॉक्टर साहब, दरबार मुंह प्रैक्टिस आपके खानवादे की थी, आप लोगों ने क्या कहते हैं दरबार मुंह का ये जो मैं ही तो दरबार का प्रतीक हूँ, मेरी तो मुंह होती थी, क्या दरबार। मैं डॉक्टर साहब ये आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो वही हैं जिन्होंने इस प्रथा को शुरू किया था, इस एक तारीख को शुरू किया था। पहले तो ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू के लोगों के लिए दरबार मुंह आप करते क्यों थे, मकसद क्या था उसको, और आज अब जब उसको बंद कर दिया गया है, हालांकि अभी कोई ऑर्डर, फॉर्मल ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन ये कहा गया है कि सेक्रेटरीट दोनों जगह जो है काम करेगा। दरबार मूव तो जाहिर है, जब ये रियासत बनी, ये रियासत कश्मीर नहीं थी, जम्मू कश्मीर थी। आरंभ से ही जम्मू कश्मीर थी, क्योंकि ये रियासत डोगराज ने बनाई, तो डोगरा की जो राजधानी जम्मू, वो भी राजधानी थी। और फिर कश्मीर जैसा इतना ऐतिहासिक खिता आ गया, तो वहाँ भी ज़रूरी। तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर रियासत में 6 महीने यहाँ, 6 महीने वहाँ, वो एक बना हुआ था, एक सिलसिला बना हुआ था। अब 150 साल, 170 साल हो गए उसको। वो ज़रूरी था उस वक्त, क्योंकि उसके बगैर यानी उनका कोई राबिता नहीं बनना था, और फ़ायदा भी होता, नुकसान भी कुछ थे, लेकिन फ़ायदा होता था। अब हालात बदल गए हैं, और अगर एक तरीके से देखा जाए तो अब दरबार नहीं, मैं तो दरबार हूँ, दरबार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर दरबार नहीं रहा तो दरबार मूव का क्या मकसद है? अब तो ये सिविल सेक्रेटरीट मूव था। 1 महीना यानी बोरिया बिस्तरा बांधो, फाइलें बांधो, उधर जाओ, तो फिर 1 महीना वापसी पर फिर आओ। अब तो मुझे लगता है हमें ज़रूरत जो है, जुनेद सुन, मेरी बात समझ लीजिए आप, हमें 12 महीने जम्मू में ज़रूरत है सरकार के, 12 महीने कश्मीर में। पहले ये होता था, दरबार कश्मीर चला गया तो जम्मू लावारिस हो गया, और दरबार जम्मू आ गया तो कश्मीर लावारिस। ये अब नहीं चल सकता। दोनों खित्तों में अब फुल टाइम हमें चाहिए। इसलिए जो बाइफर्केशन कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, वो मुझे लगता है ठीक कदम है। ऐसा है कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, सिर्फ ये कैबिनेट इतना सा रिमूव करे, बाकी एक मुस्तकिल दोनों खित्तों में एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। यानी आप भी कहते हैं कि अब दरबार, मैं कहता हूँ कि अब वक्त हो गया है। देखिए ना, किस्सा तमाम शुदा, अब कोई हाँ, सवाल ये है ना कि बहुत सारी बातें, दरबार होते थे तो बापू जी बैठते थे, दरबार लेते थे, वो भी मैंने देखा। सब लोग सब, हाँ मुझे याद है जब 1900 ने किया तो दरबार हॉल कश्मीर, जो बड़ा खूबसूरत हॉल था, वो जल गया, वो राजभवन, वो राजगढ़ वाला झेलम के ऊपर, और वहाँ बापू जी बैठते थे सिंहासन पर, और सारे कोटियर बैठते थे और एक एक करके नज़र करके आते, वो भी मैंने देखा। वो था दरबार। अब दरबार तो कोई लेने वाला है नहीं, इसलिए मुझे लगता है, वैसे सेंटिमेंटली हम कह सकते हैं कि दरबार मूव था, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि एक मुस्तकिल हमें दोनों खित्तों में एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल, 5 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ, किसी ने आपसे नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं आपके सारे इंटरव्यूज़ जितने हुए वो मैंने देखे। आप किस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं 5 अगस्त 2019 के लिए? क्या आप ये मानते हैं कि जो सेपरेटिस्ट क़यादत कश्मीर, वादी कश्मीर की थी, उसकी वजह से हुआ, टेररिज्म की वजह से हुआ, मिलिटेंसी की वजह से हुआ, या जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें जम्मू कश्मीर की हैं उनकी गलतियों का खमियाजा 5 अगस्त 2019 को हमें भुगतना पड़ा? या आप ये मानते हैं कि बीजेपी का एक, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ये उनके, देखिए उनके वो
उसमें मैनिफेस्टो में हमेशा रहा 50 साल से। हालात बाकी जो आपने सही सब ये फैक्टर्स आते हैं, टेररिज्म भी एक फैक्टर थी, और कश्मीर के नौजवानों को एक अनरियलिस्टिक सपने दिए जा सकते थे। पहले कहते हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान जाएंगे, फिर कहते हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, यहाँ तक चला गया कि हमें क्या चाहिए, वो निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। तो देखिए ये बातें चलती चलती ऐसी कश्मीर के नौजवानों को बरगला दिया गया, उनको उम्मीद दी गई कि भाई तुम अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, जो बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि हज़ारों मारे गए हैं। हमारे इतनी दुख की बात है कि ये पिछले 30 साल से जब से वो फिर से शुरू हुआ ये सारा सिलसिला 1999 से लेके कितने नौजवान मारे गए, गांव-गांव में कब्रिस्तान है। ये हमारे देखिए, ये भी हमारे बच्चे थे सारे, हमारे साथ ही इनके बुजुर्ग पले थे हमारे राज्य में। तो ये किसी को उनके बारे में दर्द नहीं है, मारे गए तो मारे जी, क्यों उठा रहे हैं। हमें कोई संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, वो है नहीं। तो वो भी एक कारण है, टेररिज्म भी एक कारण है, मिलिटेंसी कारण है, और गलतियां जो आप कह रहे हैं उनको गलतियां माना जा सकते हैं। देखिए कोशिश तो कांग्रेस की कोशिश तो यही रही कि भाई जम्मू कश्मीर सेटल हो जाए, उसको कुछ ऑटोनॉमी दी जाए। लेकिन उस वक्त ऑटोनॉमी की बात थी, सेपरेशन की बात तो खैर सेपरेटिस्ट करते थे, वो अलग है। वो हुर्रियत वाला जो करते थे या दूसरे जो करते, वो मेन स्ट्रीम में नहीं थे। मेन स्ट्रीम में यही था कि कितनी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। फ़र्क यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहती थी, कांग्रेस चाहती थी 75 की एग्रीमेंट उस पर चाहती, यही बातें हो रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सब बातें ख़त्म हो गई, उन्होंने सारा एक ही झटके में सब ख़त्म कर दिया हो। तो अब गलती कहिए क्या कहिए, मैं कह नहीं सकता। कोशिश जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, मैं बहुत उनकी कदर करता हूँ, बहुत अच्छे समझदार आदमी, उनकी और मुशर्रफ की बातें जो हो रही थी, वो कोई ना कोई तस्वीर पहुँच रहे थे, पता नहीं क्या चीज़ थी। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं एक टेलीफोन कॉल के लिए इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज गोइंग टू फ्लाई टू रावलपिंडी। वो टेलीफोन कॉल आया नहीं, मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस को पकड़ लिया और वो वहाँ से डाउन हो गया। कुछ ऐसी बदकिस्मती एक ग्रह है कि क्या है कि जब भी कोई बात बनने लगती है तो कोई ना कोई बात हो जाती है। अब जो हालात बने हैं डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर में, इस वक्त जो हालात हैं, यूनियन टेरिटरी है और जो अलगाववादी खेमा, जो सेपरेटिस्ट खेमा कहते हैं, वो तो इस वक्त ना पिक्चर में ही कहीं नहीं है, कहाँ हैं कोई पता नहीं, कोई स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से नहीं आ रहा। मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो आप आने वाला कल जम्मू कश्मीर का डॉक्टर करण सिंह कैसा देखते हैं? देखिए अगर तो इलेक्शन फेयर हो जाते हैं तो देखते हैं जो रिजल्ट निकलता है। क्या जम्मू के एलिनेशन को एड्रेस कर पाएंगे नए इंतखाबात में, डिलिमिटेशन के बाद? क्या आपको तवक्का है क्या करने की? कि जम्मू की जो एलिनेशन है, जम्मू के लोग एलिनेशन, हाँ एलिनेशन है जम्मू की, वैसे परिस्थिति इम्प्रूव होगी मुझे लगता है। आपको लगता है? मुझे लगता है इम्प्रूव का मतलब ये नहीं कि उनकी अक्सरियत बन जाएगी, लेकिन बेहतर होगी पहले से। लेकिन डॉक्टर साहब क्या बेहतर होने से जो सब रीजनल एस्पिरेशंस हैं, मैंने तभी आपको कहा कि तारीख़ का अलमिया है कि आप लोगों के जो अपने तारीख़ के वो जो 100 साल थे, काश उनको रकम किया गया होता तो शायद हमको ये मालूम पड़ता आज कि सब रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए क्या फार्मूला उस ज़माने में था। सब रीजन से मेरी मुराद राजौरी, पुंछ, सांबा, कठुआ, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन, इन। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि आप डिलिमिटेशन के बाद जो पिक्चर उभर कर आएगी उससे क्या सब रीजन एस्पिरेशंस हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा। ये डोडा है और पुंछ राजौरी है, इनके लिए कश्मीर में भी पहाड़ी इलाके हैं, बहुत सारे, सिर्फ जम्मू में नहीं है। करना है वो करना है, कुपवाड़ा, वानीपुर के आगे जो है वो तो उनको लिए भी कुछ होना चाहिए। अच्छा, तो आप मानते हैं कि ये जो डिलिमिटेशन हो इसमें मतलब रिजर्वेशंस होनी चाहिए? क्या आप कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही हो सकती है ना भाई। आपने देखा वो मराठा रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो या तो शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के अलबत्ता हमारे स्टेट में कोई नहीं है। अब वो हो जाए, अगर शेड्यूल ट्राइब आ जाए तो शेड्यूल ट्राइब कौन सी हमारे यहाँ तो गुज्जर है। शेड्यूल ट्राइब का मतलब है जो ट्राइब्स, ये नहीं कि
जो सेटल्ड कम्युनिटीज है। तो गुजरों के लिए हो सकता है शेड्यूल ट्राइब का कुछ हो जाए। माइनॉरिटी के लिए पता नहीं है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बन सकता है, ये नहीं बन सकता है कश्मीरी पंडितों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली। तो ये देखने की बात है, ये डिलिमिटेशन। पर आपको लगता है कि ये लोग हैं जो, मुझे लगता है कि भाई जब हो जाए, अगर डिलिमिटेशन अच्छी होती है और फेयर होती है और उसके बाद इलेक्शंस फेयर होते हैं, उसमें कोई धांधली नहीं होती है, तो जो नक्शा निकलेगा उसको देखेंगे आगे। वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि क्या वो रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं? नहीं, रिजर्वेशन ही, उनको तो सीटें मिलेंगी। अब रिजर्वेशन क्यों, कुछ नंबर बढ़ गया तो उनको तो सीटें सीधी मिलेंगी। जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बसे हैं उनको वहाँ सीटें मिलेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और फार्मूला आया है, वो ये कहा जा रहा है कि डोडा, रामबन और किश्तवाड़, शुपियन, कुलगाम और अनंतनाग, इन 6 ज़िलों की एक और डिवीज़न जो है बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। ये तो बिल्कुल एक मजहबी तौर के ऊपर अलगाववादी को बढ़ाने की बात होगी। ये किसने कहा? मैंने तो कभी सुना नहीं। तुम्हारा आइडिया तो नहीं है। ये कहाँ से निकाला तुमने ये आइडिया? डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिर में, ये सवाल मेरे इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मेरा ज़ाती सवाल आपसे है। आप जम्मू कश्मीर को मिस करते हैं? देखिए ऐसा है, मैं 90 वर्ष का हो गया हूँ। और जब मैंने मिस पूछा तो मैंने मिस से ये नहीं कहा कि वहाँ भी आपका घर है, आपका कश्मीर में भी घर है। मिस से मेरी मुराद वो बहुत बड़ा वाला मिस। मैं समझ गया। देखिए अब मैंने कहा खुदा के फजल से, भगवान की कृपा से 90 साल का हो गया हूँ, जिसमें मैंने पहले 36 साल जो थे वो जम्मू कश्मीर में मैंने किए, और बाकी कितने रह गए 36 के बाद? अब आप खुद हिसाब लगा लें, कुछ 54 साल के करीब। 54 मैंने जम्मू कश्मीर के बाहर रहा, जाता रहा, ये नहीं। तो मुझे दरअसल दोनों, जम्मू और श्रीनगर दोनों से मुझे बड़ी मोहब्बत है। श्रीनगर में ख़ास तौर जो हमारा मकान है वो इतनी खूबसूरत जगह पे है। वहाँ से जो डल लेक का दृश्य है, पीछे ज़बरवान पहाड़ियाँ हैं, फिर वो हरमुख भी छोटा सा दिखता है वहाँ से, तो और इस तरफ देखो तो सारा पीर पंजाल दिखता है। तो वो ऐसा नज़ारा कहीं और है नहीं दुनिया में। तो वहाँ मैं बहुत मिस करता हूँ कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। और जम्मू में एक दूसरे किस्म का माहौल है। जम्मू में ख़ास तौर पे हमारे जो मंदिर हैं, पुराने स्थान हैं, वो हैं, उनको मैं मिस करता हूँ। घर को इतना नहीं मिस करता हूँ जितना मंदिर को मिस करता हूँ। बहुत ज़्यादा। मैं सियासी मिस की बात कर रहा था। सियासी मिस की तो नहीं, सियासी तो मैंने तेन भूंजी था। क्योंकि आज भी जम्मू, अगर पूरे मैं रीजन की बात करूं तो ख़ास करके जम्मू की, मैं बिलखुसूस जम्मू की बात करूं तो वहाँ के लोग, बड़ी बार एक परसेप्शन डेवलप होता था, कहीं बात चलती थी कि शायद डॉक्टर साहब गवर्नर बन के आएंगे। तो ये कहा जाता है भी वो तो एम्बेसडर रह चुके, इतना कुछ कर चुके, तब थोड़ी गवर्नर बन के जम्मू कश्मीर वापस आएंगे। तो लोग ये कहते थे कि शायद जम्मू की एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए और जम्मू के लोगों को ये महसूस करवाने के लिए कि भाई राजभवन आप ही का है, ठीक है, चलिए। राजभवन भी हमारा ही था, वो हमारे ही घर से जहाँ ये रहते हैं। श्रीनगर में भी जो घर है वो भी हमारे से लिया, जम्मू में भी हमारा घर है। लेकिन नहीं, फिर से वापस जाने की कोई ऐसी बात, सियासत में जाने की बात नहीं। अब नहीं, अब छोड़ दिया, अब बहुत कुछ कर लिया। अब कोविड हो गया था मुझे, आपको शायद जानते नहीं हैं, कोविड हो गया था मुझे। कोविड से भी मैं निकल आया हूँ। तो इसलिए अपना जो मेरा लेखन पढ़ने का काम है, वेबिनार्स कर रहा हूँ सारी दुनिया में। कोई लंदन के साथ, कोई डोगरा सोसाइटी लंदन में थी, उनके साथ किया, कोई मद्रास में किया, कहीं किया। हफ्ते में 1 आध वेबिनार हो जाता है। तो इसलिए मैं उसमें एक्टिव हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रिटायर होके चुप होके बैठा हूँ। लेकिन अभी वहाँ सियासत में जाने का कोई सवाल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर करण सिंह। आपने डॉक्टर करण सिंह से जम्मू कश्मीर की तारीख को लेकर आज के दौर तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, उन पर उनकी क्या राय है वो आपने साफ तौर पर सुन ली है। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर एक नए कल की ओर दौड़ेगा, और उस नए कल में जम्मू कश्मीर के, जम्मू खित्ता हो या कश्मीर खित्ता हो, दोनों खित्ते ये महसूस करेंगे कि उनकी रीजनल एस्पिरेशंस और सब रीजनल एस्पिरेशंस का मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने अब
ख्याल रखा। और कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, मुझे भुला दिया गया, मेरे साथ ये हो गया। ये तमाम बातें जो आने वाले वक्तों में ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।